हेलो एवरीवन, वेलकम टू दी कोटा स्टडी ट्यूटर्स। हमारे डेली करंट अफेयर वीडियो में आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मिलेंगे जो आपको स्टेट और सेंट्रल दोनों एग्जाम्स के लिए फायदेमंद रहेंगे, जैसे एसएससी, रेलवे, बैंक, एनटीपीसी और यूपीएससी के लिए भी हेल्पफुल रहेंगे। तो चलिए आज के सेशन की शुरुआत करते हैं। तो आज का हमारा क्विज क्वेश्चन ये है कि तक्षशिला विश्वविद्यालय का निर्माण किसने करवाया था। तो हमें बताना है कि तक्षशिला विश्वविद्यालय का निर्माण इनमें से किसके द्वारा किया गया था। तो इसका आंसर आपको कहाँ देना है? तो इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। अब हम चलते हैं आज के हमारे करंट अफेयर की तरफ। तो आज के हमारे करंट अफेयर का पहला क्वेश्चन है कि हिमाचल के पुलिस महानिदेशक यानी कि डीजीपी के पद पर किसे नियुक्त किया गया है। तो हमें यहाँ बताना है कि हिमाचल के नए पुलिस महानिदेशक डीजीपी के पद पर इनमें से किसको नियुक्त किया गया है। तो यहाँ पर इनकी फोटो है, इनका नाम है संजय कुंडू। तो संजय कुंडू को हिमाचल के पुलिस महानिदेशक यानी कि डीजीपी के रूप में नियुक्त किया गया है। और हिमाचल प्रदेश सरकार ने 1989 बैच के आईएएस ऑफिसर, तो ये 1989 बैच के आईएएस ऑफिसर हैं, इनको पुलिस महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया है। और संजय कुंडू वर्तमान मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर के चीफ सेक्रेटरी हैं। अब ये डीजीपी एसआर मरडी की जगह लेंगे। संजय कुंडू ने स्टेट और सेंट्रल के साथ में इन्होंने यूएन में भी बहुत सी लीडरशिप रोल में काम किया है। तो ये था इस क्वेश्चन के बारे में। अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो हमारा अगला सवाल है कि इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी लिमिटेड यानी कि आईआईएफसीएल के प्रबंध निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। तो हमें बताना है कि आईआईएफसीएल के मैनेजिंग डायरेक्टर के रूप में किसको नियुक्त किया गया है। तो यहाँ पर नियुक्त किया गया है पीआर जयशंकर को। तो फाइनेंस मिनिस्ट्री ने 3 साल के लिए पीआर जयशंकर को इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी लिमिटेड का मैनेजिंग डायरेक्टर नियुक्त किया है। और इनकी नियुक्ति से पहले 3 साल तक ये पद खाली था, यानी कि ये पोस्ट 3 साल तक खाली थी। और इससे पहले इन्होंने नेशनल हाउसिंग बैंक के कार्यकारी निदेशक यानी कि एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर के रूप में भी काम किया है। तो ये था इनके बारे में। अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन है कि ब्रिटिश पीएम बोरिस जॉनसन ने नेचुरल हिस्ट्री ऑफ म्यूजियम का नया ट्रस्टी किसे नियुक्त किया है। तो हमें बताना है कि जो बोरिस जॉनसन है ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर, उन्होंने नेचुरल हिस्ट्री म्यूजियम के लिए नए ट्रस्टी किनको नियुक्त किया है। तो यहाँ पर नियुक्त किया गया है ए और बी, यानी कि यदविंदर मल्ही और हैरिस बुखारी दोनों को यहाँ पर नियुक्त किया गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए और बी दोनों। तो ब्रिटिश पीएम बोरिस जॉनसन ने नेचुरल हिस्ट्री ऑफ म्यूजियम के लिए 2 ट्रस्टी की नियुक्ति की है। इनमें से एक इंडियन ओरिजिन के प्रोफेसर यदविंदर मल्ही हैं और दोनों ट्रस्टी को 4 साल के लिए नियुक्त किया गया है। तो था इस क्वेश्चन के बारे में। अब 4 साल तक ये दोनों ट्रस्टी रहेंगे म्यूजियम के। अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन है कि भारतीय ओलंपिक संघ यानी कि इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन ने राज्य को 2 अक्टूबर से 4 नवंबर 2020 तक राष्ट्रीय खेलों की मेजबानी के लिए कहा है। तो कौन से राज्य को कहा है इन्होंने? तो इन्होंने कहा है गोवा राज्य को। ठीक है। तो वैसे तो कोरोना महामारी के कारण बहुत देरी हो जाने की वजह से 36वें नेशनल गेम्स को अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दिया गया था, पर हाल ही में इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन ने गोवा सरकार को कहा है कि नेशनल गेम्स की मेजबानी करनी चाहिए। तो गोवा सरकार को इंडियन ओलंपिक संघ ने कहा है कि आपको नेशनल गेम्स की मेजबानी करनी चाहिए। अब मैं आपको गोवा के जो नेशनल पार्क है उसका नाम बता देता हूँ। तो गोवा में एक नेशनल पार्क है, उसका नाम है भगवान महावीर नेशनल पार्क। तो ये था हमारे इस क्वेश्चन के बारे में। अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन है कि किन भारतीय कंपनियों को नासा द्वारा कोविड-19 रोगियों के लिए कम लागत वाले वेंटिलेटर बनाने के लिए चुना गया है। तो हमें बताना है कि नासा ने इनमें से कौन सी कंपनीज को, जो कि इंडिया की कंपनीज है, इनको वेंटिलेटर बनाने के लिए चुना है। तो यहाँ पे पहला ऑप्शन है हमारा अल्फा डिजाइन टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड, दूसरा भारत फोर्ज, तीसरा मेधा सर्व ड्राइव्स प्राइवेट लिमिटेड। तो इन तीनों को ही चुना है। तो नासा ने कोविड-19 रोगियों के लिए कम लागत वाले वेंटिलेटर को बनाने के लिए 3 इंडियन कंपनी को चुना है। और 3 इंडियन कंपनी के नाम मैं आपको बता ही चुका हूँ। पहला थी अल्फा डिजाइन टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड, दूसरी है भारत फोर्ज लिमिटेड और तीसरी है मेधा सर्व ड्राइव्स प्राइवेट लिमिटेड। तो इन तीनों कंपनियों को चुना है नासा ने। अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो हमारा अगला सवाल है कि किस राज्य ने 17,000 करोड़ रुपए की विशेष आजीविका हस्तक्षेप योजना को मंजूरी दी है। तो हमें बताना है कि इनमें से कौन सी राज्य की सरकार ने एक
योजना जिसका नाम था विशेष आजीविका हस्तक्षेप योजना को मंजूरी दी है? तो ये मंजूरी दी गई है ओडिशा की सरकार के द्वारा। ओके, तो ओडिशा सरकार ने ग्रामीण आय को बढ़ाने के लिए 17,000 करोड़ रुपए की विशेष आजीविका हस्तक्षेप योजना को मंजूरी दी है। यह योजना ग्रामीण क्षेत्रों में आय के अवसरों को बढ़ाएगी, जिससे राज्य सरकार जून 2020 से मार्च 2021 तक 17,000 करोड़ रुपए खर्च करेंगी। और किसानों के लिए 200 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है, जहां पर 24 लाख किसानों को सीधा फायदा मिलेगा। और यहाँ के जो ओडिशा है, इसके सीएम का नाम क्या है? तो ये यहाँ पर इनकी फोटो भी है, ये है नवीन पटनायक। तो ये नवीन पटनायक ओडिशा के सीएम है। और अब मैं आपको थोड़ा सा ओडिशा के जो नेशनल पार्क है उनके नाम बता देता हूँ, जो इम्पोर्टेंट नेशनल पार्क है ओडिशा के। तो पहला है भीतरकनिका नेशनल पार्क, और दूसरा है सिमलीपाल नेशनल पार्क। और यहाँ के जो इम्पोर्टेंट डैम है उनके नाम भी मैं आपको बता देता हूँ। तो यहाँ पे जो पहला डैम है उसका नाम है इंद्रावती डैम, जो कि इंद्रावती नदी पर बना हुआ है। और दूसरा है हीराकुंड डैम, जो कि महानदी पर बना हुआ है। तो ये था इस क्वेश्चन के बारे में। अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो हमारा अगला सवाल है कि पेट्रोलियम एवं नेचुरल गैस मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान ने राष्ट्र को कितने सीएनजी स्टेशन समर्पित किए हैं? तो बताना है कि पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान ने भारत को राष्ट्र को कितने सीएनजी स्टेशन समर्पित किए हैं? तो यहाँ पे समर्पित किए हैं इन्होंने 56 सीएनजी स्टेशन। ठीक है, तो ये स्टेशन कौन कौन से राज्य में होंगे, मैं उनके नाम बता देता हूँ आपको। तो ये 11 राज्यों को समर्पित किए हैं। उन 11 राज्यों के नाम ये है। पहला है गुजरात, हरियाणा, झारखंड, कर्नाटका, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, नई दिल्ली, पंजाब, राजस्थान, तेलंगाना और उत्तर प्रदेश। और देश की 72% आबादी जल्द ही सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क के जरिए कवर हो जाएगी। तो 11 तो यहाँ पर इन्होंने चुन लिए, समर्पित कर दिए हैं, और बाकी की 72% आबादी को जल्दी सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क के द्वारा कवर कर लिया जाएगा। अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है कि माता पिता का वैश्विक दिवस यानी कि ग्लोबल डे ऑफ पेरेंट्स कब मनाया जाता है? तो हम बताना है कि ग्लोबल डे ऑफ पेरेंट्स कब मनाया जाता है। तो ये मनाया जाता है 1 जून को। ठीक है, तो ये इस बात के लिए मनाया जाता है कि माता पिता अपने बच्चों के लिए क्या क्या करते हैं। और इस दिन का उद्देश्य ये है कि अपने माता पिता की सराहना करना, प्यार, देखभाल करना और उनका सम्मान देना। तो यही इस दिन की उद्देश्य होता है इस दिन को मनाने का, कि माता पिता के साथ में प्यार और उनकी देखभाल हम अच्छे से कर सके, उनका सम्मान कर सके। इसीलिए इस दिन को मनाया जाता है। अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन है कि कैरेट इंडिया का सीईओ किसे नियुक्त किया गया है? तो यहाँ पर इनकी फोटो दी गई है। इनका नाम है अनीता कोटवानी। इनको कैरेट इंडिया का नया सीईओ नियुक्त किया गया है। ओके, तो डेंटसू एजिस नेटवर्क यानी कि DAN के स्वामित्व वाली मीडिया एजेंसी कैरेट इंडिया ने अनीता कोटवानी को अपना सीईओ नियुक्त किया है। और इससे पहले अनीता कोटवानी सीनियर वाइस प्रेसिडेंट थी वॉल्ट डिज्नी बिजनेस एट माइंडसेट इंडिया के लिए। और अनीता कोटवानी कार्तिक अय्यर को रिपोर्ट करेंगी, जो कि प्रेसिडेंट है मीडिया ब्रांड और एम्पलीफाई में। तो ये था इस क्वेश्चन के बारे में। अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो हमारा अगला सवाल है कि अमेरिका में पुलिस प्रताड़ना से किस अश्वेत नागरिक की मौत के बाद ज्यादातर शहरों में प्रदर्शन हो रहे हैं? तो हमें बताना है कि इनमें से कौन से अश्वेत यानी कि जो अश्वेत नागरिक है, इनमें से कौन से उनकी मौत के बाद में अमेरिका में प्रदर्शन हो रहे हैं, विरोध प्रदर्शन। तो इनका नाम था जॉर्ज फ्लॉयड। ओके, तो अब प्रदर्शन क्यों हो रहे हैं, उसका रीजन क्या था, तो मैं आपको बता देता हूं। तो हुआ ऐसा था कि 25 मई को $20 का नकली नोट इस्तेमाल करने के आरोप में अश्वेत अमेरिकन, जिनका नाम मैंने बताया आपको जॉर्ज फ्लॉयड, को पुलिस ने हिरासत में लिया था। और पुलिस ने उनको बहुत ज़्यादा पीटा था, और पीटने की वजह से वो बेहोश हो गए थे। और बेहोशी की हालत में वो बोल रहे थे कि मैं सांस नहीं ले पा रहा हूँ। लेकिन पुलिस वाले को जरा से भी उन पर तरस नहीं आया, और इस वजह से वो पीटते गए और उसने अपनी जान दे दी। तो मरने के बाद में पुलिस वालों के विरोध में और रंग भेद के अत्याचार के खिलाफ में आंदोलन शुरू हो गए। और ये पहला मामला नहीं है ऐसा कि अमेरिका में पहली बार हो रहा है। इससे पहले भी कई हत्याएं रंग भेद की वजह से हुई है, और लोगों ने विरोध के दौरान हिंसा, आगजनी और दुकानों में तोड़फोड़ भी की है। और ये विरोध प्रदर्शन राजधानी वॉशिंगटन तक पहुंच गए हैं, जिससे कि व्हाइट हाउस को भी बंद करना पड़ा, और ट्रंप को बंकर में रहना पड़ा, जो कि टेररिस्ट अटैक से बचने के लिए बनाया गया था। तो अभी ट्रंप को भी बंकर में रहना पड़ रहा है इस आंदोलन की वजह से, इस प्रदर्शन की वजह से। अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं।
हमारा अगला सवाल है कि दिल्ली में जासूसी करते पकड़े गए पाकिस्तानी उच्चायोग के 2 अफसरों को भारत ने क्या घोषित करके देश से जाने को कहा है? तो भारत ने उन दोनों जो जासूस पकड़े गए हों उनको क्या घोषित करके देश से जाने को कहा है? तो उनको घोषित किया गया है पर्सोना नॉन ग्राटा। ओके, तो पर्सोना नॉन ग्राटा घोषित करके उनको अपने देश से जाने को कहा गया है। तो दिल्ली पुलिस ने पाकिस्तानी दूतावास के 2 अफसरों को 1 जून को हिरासत में लिया था। उनके नाम मैं आपको बता देता हूं। तो उनके नाम है एक है आबिद हुसैन और दूसरा है ताहिर खान। ये दोनों वीजा असिस्टेंट के रूप में काम करते थे और आईएसआई के लिए जासूसी करते पकड़े जाने पर अपने आप को इंडियन सिटीजन साबित करने की कोशिश करने लगे। इनके पास में फर्जी आधार कार्ड भी मिले हैं। और अब पर्सोना नॉन ग्राटा क्या होता है तो वो भी मैं आपको बता देता हूँ। तो पर्सोना नॉन ग्राटा का मतलब यह है कि ऐसा व्यक्ति जो किसी राजनयिक मिशन पर है और जिस देश में वो गया है उसमें उसके कार्य यानी कि उसकी गतिविधियां गलत पाई गई हों। यानी कि कोई भी जो राजनयिक मिशन पर हो और जिस देश में वो गया है वहां पर उसकी जो गतिविधियां उसके जो भी काम है वो गलत पाए गए हैं तो उसको ये पर्सोना नॉन ग्राटा घोषित करके देश से वापस जाने को कह सकते हैं। और उसको गिरफ्तार इसलिए नहीं किया गया क्योंकि वियना कन्वेंशन के आर्टिकल 9 के अनुसार डिप्लोमेटिक इम्यूनिटी की वजह से हम ऐसा नहीं कर सकते हैं। तो सिर्फ उनको यहाँ से जाने के लिए कह सकते हैं, उनको यहाँ से भेज सकते हैं, लेकिन उनको गिरफ्तार नहीं कर सकते वियना कन्वेंशन की वजह से। तो ये था हमारा 11वां क्वेश्चन। अगले सवाल के लिए चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन है कि नरेंद्र मोदी ने 6ठे अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के लिए किस प्रतियोगिता को लॉन्च किया है? तो बताना है कि नरेंद्र मोदी ने योग दिवस के लिए कौन सी प्रतियोगिता को लॉन्च किया है। तो यहाँ पे लॉन्च किया है माई लाइफ माई योगा। ओके, तो इसका आंसर क्या है? माई लाइफ माई योगा को लॉन्च किया है। ठीक है, तो पीएम मोदी ने इस प्रतियोगिता को 31 मई को लॉन्च किया था। इसके लिए लोगों को योग करते हुए 3 मिनट का वीडियो एफबी, ट्विटर, टेलीग्राम या फिर इंस्टाग्राम पर अपलोड करना होगा। और ये प्रतियोगिता 2 चरणों में चलेंगी, एक नेशनल लेवल पर होगी और एक इंटरनेशनल लेवल पर होगी। तो इस क्वेश्चन के बारे में। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन है कि तेलंगाना स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? तो हमें बताना है कि तेलंगाना का जो स्थापना दिवस है उसको कब मनाया जाता है। तो यहाँ पर तेलंगाना का स्थापना दिवस मनाया जाता है 2 जून को। तो इसका आंसर हो जाएगा 2 जून को तेलंगाना का स्थापना दिवस मनाया जाता है। तो 2 जून 2014 को तेलंगाना की स्थापना हुई थी। और यहाँ की कैपिटल क्या है तेलंगाना की? तो तेलंगाना की कैपिटल है हैदराबाद। ध्यान से सुनना, ठीक है। तो तेलंगाना की कैपिटल क्या है? हैदराबाद। और यहाँ के जो सीएम है, चीफ मिनिस्टर यानी कि मुख्यमंत्री है, उनका नाम है के चंद्रशेखर राव। और जो तेलंगाना के राज्यपाल यानी कि गवर्नर है उनका नाम है तमिलसाई सुंदरराजन। ठीक है, तो तमिलसाई सुंदरराजन यहाँ के गवर्नर है। तो ये था हमारा क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन है कि निर्वाचन आयोग ने लॉकडाउन की वजह से स्थगित राज्यसभा चुनाव अब कब कराने का फैसला किया है? तो बताना है कि कोरोना वायरस की वजह से राज्यसभा के चुनाव होने थे जो कि रोक दिए गए थे, तो अब वापस उनको कब कराया जाएगा? तो अभी वापस 19 जून को करवाने का बोला है, लेकिन कुछ फिक्स नहीं है। अभी करवाने का फैसला तो ले लिया 19 जून को चुनाव करवाने का। तो चुनाव आयोग ने सोमवार को तारीख का ऐलान किया था। इलेक्शन 24 सीटों पर होगा। और हमारी संसद के बारे में आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। तो संसद के 2 सदन है। पहला लोकसभा जो कि निचला सदन है जिसे लोअर हाउस भी कहते हैं, दूसरा है ऊपरी सदन यानी कि अपर हाउस। ऊपरी सदन के सदस्यों को विधायकों के द्वारा चुना जाता है, यानी कि राज्यसभा के जो सदस्य होते हैं उनको विधायकों के द्वारा चुना जाता है। और संसद के बारे में कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 79 में बताया गया है। और राज्यपाल के सदस्यों की संख्या कितनी हो सकती है? तो 250 हो सकती है, लेकिन अब भी प्रेजेंट टाइम पर 245 है। और जिसमें से 12 सदस्यों को प्रेसिडेंट द्वारा चुना जाता है। और राज्यसभा एक स्थायी सदन है और इसके सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो इसके सदस्यों का कार्यकाल होता है 6 वर्ष का। तो ये था राज्यसभा के बारे में। अब अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन है कि सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी यानी कि CMIE की रिपोर्ट के अनुसार 31 मई के आखिरी सप्ताह में भारत की बेरोजगारी दर कितने प्रतिशत पर पहुंच गई है? तो हमें बताना है कि जो भारत की बेरोजगारी दर है मई के लास्ट वीक में कितनी प्रतिशत पर पहुंच गई? तो ये पहुंच गई है 23.48% पे। तो CMIE यानी कि सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी की रिपोर्ट के अनुसार बेरोजगारी दर मई के लास्ट वीक में 23.48% पर पहुंच गई है। और लॉकडाउन की वजह से देश के लगभग 12 करोड़ 20 लाख लोगों को नौकरी से हाथ धोना पड़ा है। और हालांकि लॉकडाउन में ढील देने के बाद में 2 करोड़ लोगों को फिर से काम मिल गया था,
लेकिन फिर भी बेरोजगारी तो बढ़ी है इस लॉकडाउन की वजह से। तो हमारा क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो हमारा अगला सवाल है कि ग्लोबल रेटिंग एजेंसी मूडीज इन्वेस्टर्स सर्विस ने भारत की संप्रभु रेटिंग यानी कि सॉवरेन रेटिंग Baa2 से घटाकर क्या कर दी है। तो हमें बताना है कि मूडीज इन्वेस्टर सर्विसेज ने जो एक रेटिंग थी जिसका नाम था सॉवरेन रेटिंग, उसको Baa2 से घटाकर क्या कर दिया है। तो Baa2 से घटाकर Baa3 कर दिया गया है यहाँ पर, ठीक है। और Baa3 इन्वेस्टमेंट के हिसाब से सबसे खराब रेटिंग है और ये जंक श्रेणी से बस एक लेवल ऊपर है। इस रेटिंग के लिए किसी भी देश पर कर्ज और उसे चुकाने की क्षमता को ध्यान में रखा जाता है इस रेटिंग के लिए। और इसके अलावा रेटिंग एजेंसी देश में आर्थिक सुधारों और उसके फ्यूचर में पड़ने वाले प्रभाव को भी ध्यान में रखता है। मूडीज ने यह फैसला क्यों किया, उसके क्या रीजंस थे, तो उसके 4 रीजंस थे, मैं आपको बता देता हूँ चारों रीजन। तो पहला रीजन ये था कि 2017 से आर्थिक सुधारों का कमजोर इम्प्लीमेंटेशन, तो 2017 से ही आर्थिक सुधारों का जो कमजोर इम्प्लीमेंटेशन था उसकी वजह से भी ये रेटिंग थोड़ी कम हुई है। और दूसरा रीजन था कि एक कंटिन्यूस टाइम पीरियड में अपेक्षाकृत कम आर्थिक विकास होना, ये भी एक रीजन है। तीसरा रीजन है कि केंद्र और राज्य सरकारों के राजकोषीय स्थिति में भारी गिरावट आना। और चौथा रीजन है कि भारत के वित्तीय क्षेत्र में बढ़ती टेंशन, ठीक है। तो भारत के जो वित्तीय फाइनेंस जो क्षेत्र है उसमें जो टेंशन बढ़ रही है वो भी एक रीजन है। तो इसी की वजह से Baa2 से घटकर Baa3 आ गए हैं। तो ये था हमारा आज का वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में इस वीडियो को शेयर जरूर करें। सो टेक केयर, बाय बाय, ऑलवेज स्मार्ट, जय हिंद, जय भारत।